आज की लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट होगी डीपीएसपी से और आर्टिकल 36 से 51 तक के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित है। मतलब जो डीपीएसपी हमारा है पार्ट 4 में दिया गया है और आर्टिकल कहाँ से 36 से 51 तक में दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो डीपीएसपी हमारा कहाँ से आया है? आयरलैंड के संविधान से। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन के समाविष्ट करते हैं। यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दिया था। संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। मतलब ये जो हमारा डीपीएसपी है इससे हम क्या देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व का सीधा संबंध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। डीपीएसपी का सीधा संबंध इसका ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये कहाँ पे दिया गया? हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया कि न्याय 3 प्रकार का दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को। कैसा कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब राज्य के जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है? एक तरह का ऐसा सिद्धांत है जो शासन कैसे चलाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ दिया गया है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब राज्य जो स्टेट है उसकी ड्यूटी क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना। जैसे हमारा इसमें ही पहले था राइट टू एजुकेशन का, जो अभी राइट टू एजुकेशन है हमारा वो पहले इसमें दिया गया था, तो इसके बाद से 2000 में आया और इम्प्लीमेंट हुआ 2009 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकता है, फिर भी इसे अधिकतम तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब एक तरह से डीपीएसपी ऐसा है कि ये फंडामेंटल वो नहीं है, राइट नहीं है, लेकिन अगर राज्य कोई भी स्कीम लाता है तो इन सबको ध्यान में रख कर के ही लाएगा। कोई कार्य करता है तो हमारा डीपीएसपी को ध्यान में रख कर के ही करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचा की एक आवश्यक विशेषता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व के पीछे लोकमत का बाह्यकारी बल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 97, मतलब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा अनुच्छेद 43B संविधान में जोड़कर सहकारी समितियों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया। मतलब सहकारी समितियों की अभिवृद्धि किस अमेंडमेंट से आया है? 97, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2012 में उससे। और वो क्या जुड़ा उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 97? 43B जुड़ा था आर्टिकल। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय के पश्चात 31G मतलब 31C के उपबंध का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 39B एवं C में अंतर्विष्ट निदेशक तत्व मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सहायता संविधान एवं विधान के अर्थान्वयन से ली जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 38 में वर्णित हैं, 38 में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं?
संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित, मतलब समाज में कैसी व्यवस्था है रहनी चाहिए, इसका प्रोविजन कहाँ दिया है, डीपीएसपी में 38 आर्टिकल में। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार निर्धारित किया गया है। मतलब कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट निःशुल्क क्या कराएगी, एडवोकेट प्रोवाइड कराएगी। किस लिए, अगर उसको किसी भी तरह का लीगल एडवाइजरी चाहिए। आई मीन कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उससे पूछा जाएगा कि आपको मतलब अपना एडवोकेट हायर करेंगे या फिर वो गवर्नमेंट की सुविधा लेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया उसमें। और अब ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया है। और ये किस में जुड़ा था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले डीपीएसपी में था, आप किस में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ। ये हम जब प्रियम्बल का जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वही बात कर रहा है यहाँ पे। उसमें पूछता है, वहाँ पे मैंने जब प्रियम्बल का जो लेक्चर दिया है तो उसमें सारा डिटेल है कि कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, कितने प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है और कितने प्रकार के समानता की बात की गई है। प्रियम्बल में ही है सारा। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 39 डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उल्लिखित है, 39 डी में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये केस लॉ है और केस लॉ को केस लॉ नहीं है, वो जो रूल है और किस आर्टिकल में दिए गए हैं वो है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस में दिया गया है, आर्टिकल 39F में। फिर समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता 39A में। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में। वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा उनमें सुधार आर्टिकल 48A में। फिर अगला क्वेश्चन है, काम पाने का अधिकार भारत में संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और इसके बाद से आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे कि जो किसी भी कैदी को भी ये राइट है कि उसको एक निश्चित और जो वो जिसके लिए वो काम कर रहा है, जो पारिश्रमिक दी जाती है जेल में अगर रह करके अगर वो उससे कोई काम लिया जाता है तो उसको पैसा मतलब मजदूरी देनी पड़ेगी। ये किस आर्टिकल में है और किस केस से चीज आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43A जो कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, भारतीय संविधान के 42 में मतलब 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, 44 में दिया गया है। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वाल्ट मार्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 का संबंध 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से है। अब ये बताइए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल किस में दिया गया है, ये कमेंट कीजिए। और इसके बाद से शिक्षा के राइट को कब इम्प्लीमेंट किया गया और वो कब पहले उसको एक्सेप्ट किया गया और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने कब करी, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। राइट टू एजुकेशन को कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत तथा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, किंतु अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ये कई क्वेश्चन को मिला करके ये कहीं में दे दिया है
इसमें ये बताया गया है कि जो अस्पृश्यता का अंत है वो आर्टिकल किस में दिया गया है, 17 में दिया गया है। जो छुआछूत वाला मैटर है उसको अस्पृश्यता बोलते हैं। और कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का संबंध किससे है, आर्टिकल 50 से है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध किससे, आर्टिकल 44 से है। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी, उन लोगों के बारे में किस में कहा गया है, आर्टिकल 43 में कहा गया है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 48 पशुपालन से संगठन से संबंधित है। मतलब पशुपालन से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे रिलेटेड क्या है, 48 आर्टिकल। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 48A में देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाया जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है या फिर वो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है या फिर एक और शब्द इंक्लूड करता है, निष्पक्ष न्यायपालिका। फिर अगला क्वेश्चन, इन दोनों में से क्या है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करेगा। मतलब कि राज्य कैसा क्या कोशिश करेगा 41 के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की तरफ रहे, मतलब कदम उसका रहे। फिर अगला क्वेश्चन है, सीके दफ्तरी वर्सेस ओपी गुप्ता 1971 निर्णय में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों अंतर्ग्रस्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये ड्यूटी से आ गया हमारा, तो ड्यूटी कहाँ से ली गई है, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। यहाँ पे सोवियत समाजवादी गणतंत्र लिखा है, लेकिन वहाँ पे अब रूस ज़्यादा बेहतर वो होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 11 है। भारतीय संविधान के भाग 4A 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और 42 को और क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है कि कौन स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेटेड है, तो स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेटेड है, 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, 86 संविधान संशोधन 2000 द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें और मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है। मतलब कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये हमारा किस में आ गया था, फंडामेंटल राइट में, और 2000 में आया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, 2009 में किया गया था। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें आई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। 21 आर्टिकल में दिया गया, अनुच्छेद 51 1A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा 6 से 16 वर्ष के मध्य के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना मूल कर्तव्य है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना राज्य का नीति निदेशक तत्व है। इसमें आई थिंक क्वेश्चन ये रहा होगा मिलान करने वाला, तो दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात है इसमें अभिवृद्धि करना, मतलब इसको आगे बढ़ाना है, किसका इसमें आता है, DPSP में आता है, लेकिन 6 से 16 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा विक्षा की बात की गई है वो किस में है, फंडामेंटल
ड्यूटी में भी है, और इसको और भी कहाँ कहा गया है, फंडामेंटल राइट में। इसको 2000 में हटा करके वहाँ पे जोड़ा गया और वहाँ से 2009 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना तथा देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मूल कर्तव्य है। मतलब मूल कर्तव्य एक तरह से ऐसे लगता है कि जैसे कोई आया हो और पूरी वो भावना में भरा हुआ इंसान हो और इसके बाद से बोल दिया हो कि ये मूल कर्तव्य। ऐसा कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि आप लोग लड़ने जाइए और यहाँ के लोग, खास करके इंडियन, कहें कि हाँ हम लड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जोड़ा गया है, ये आप लोग मत भूलिएगा, ये आप लोगों की ड्यूटी है। संविधान जो बचाने जाते हैं या संविधान की दुहाई जो भी देता है तो उसको ये भी याद रखना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। अब हमको एक केस बताइएगा जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप मतलब गा नहीं रहे हैं राष्ट्रगान, बस आप शांति से खड़े हैं तो भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं माना जाएगा। इस केस का नाम बताइएगा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बताई हूँ। निर्वाचन का अधिकार अनुच्छेद, निर्वाचन नहीं है, वो इलेक्शन वाला है। निर्वाचन का अधिकार अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। फिर आते हैं राष्ट्रपति पे, कार्यपालिका में आ गए हम लोग। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये तो सबको पता है। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए इनकी आयु कितनी होती है मिनिमम, आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, कभी कभी लिख देता है संसद के सदस्य, नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मतलब कि कौन कौन से मेंबर सम्मिलित होंगे, जो इसमें दिया उतने उस राज्य के, और जो हमारे वो हैं संघ राज्य क्षेत्र हैं, उस संघ राज्य क्षेत्र के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही उसमें शामिल होंगे। यही कन्फ्यूजन कर देता है, निर्वाचित सदस्य लिख देता है, कहीं कहीं नहीं लिखता है, और हमारे दिमाग में पहले से भरा पड़ा रहता है और हम क्वेश्चन कायदे से पढ़ते नहीं है, ट्रिक करके चले आते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, मतलब दोबारा वो इलेक्ट हो, तो उसके बारे में दिया गया किसमें, 57 में पुनर्निर्वाचन। फिर इसके बाद से री इलेक्ट के बारे में वो दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय मतलब विदेशी, आंग्ल मतलब होता है विदेशी भाषा के 2 सदस्यों को वो मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है। मतलब ये जो 2 टोटल मिला के वो 12 मेंबर को इलेक्ट करता है, मतलब कि वो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, और वो 12 मेंबर जो होते हैं उसके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम कुछ लोगों को अपने फेवर में हम खुद कह रहे हैं कि ये लोग रहें यहाँ पे, अगर हमारा चुनाव होगा तो वो लोग वहाँ से हट जाएंगे, इस तरह से कहा गया है। इसका मतलब है, उच्चतम न्यायालय ने P.A. संगमा वर्ष प्रणब मुखर्जी का वाद निर्णय 3 संबंधित 2 के बहुमत से किया। ये तो अभी तक शायद 2013 में पूछा होगा, अभी तक तो मुझे और किसी एग्जाम में नहीं लगा है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। ये भी क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों में जुडिशरी में नहीं पूछता है ऐसा। राष्ट्रपति
तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अच्छा, एक कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसकी जगह कौन लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 87 के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देने की शक्ति प्राप्त है। फिर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल किस में दिया गया है? 56 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है। मतलब अगर लोकसभा का मेंबर नहीं निर्वाचित होता है तो वो राष्ट्रपति के लिए वो नहीं हो सकता है। वो किस में कहा गया? आर्टिकल 56 में। फिर अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जो वह ठीक समझे। टोटल मिला के ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति अपने विचार विमर्श से मतलब जो मंत्री परिषद वो होती हैं और इसके बाद से जो सीनियर रिटायर्ड जज होते हैं उन लोगों से सारा लेकर के, तो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर के कि राष्ट्रपति जो इन मुख्य न्यायाधीश को और किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर वो पद पे लाता है तो जिसको वो चाहे वो ला सकता है। कुल मिलाकर के कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 71 में किया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के कुछ विवाद होते हैं तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसके बारे में कहाँ दिया गया है? 71(1) में, मतलब 71(1) क्लॉज 1 में, 71 क्लॉज 1 में दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान की उपेक्षा करने पर भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं। कब हटाए जा सकते हैं? जो वो संविधान की उपेक्षा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान के अतिक्रमण मतलब उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया किस में दी गई है? 61 में दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होने चाहिए। मतलब कि अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा में 2/3 से और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से वो चीज़ पास होनी चाहिए। इसके बाद से ही महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। और ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 61 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब उस पर महाभियोग करने का जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। किसके सामने लेंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वरिष्ठ जज। एक इसमें कहा गया, आर्टिकल 60 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफा देने से रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए उस किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक की अवधि तक बना रह सकता है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 62(2) में, क्लॉज 2 में। मतलब कि आर्टिकल 62 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति इस्तीफा देता है और कोई दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये नहीं कि अगर 1 साल रह करके कोई राष्ट्रपति इस्तीफा दिया तो वो 4 साल तक के लिए रहेगा। नहीं, जो चुना गया है वो 5 साल तक के लिए हो सकता है। और ये दिया गया 62(2) में, क्लास 2 में। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को
क्षमा मंत्रिमंडल के परामर्श पर प्रदान करने की शक्ति है, वो किस में दिया गया है? 72 में, 72 आर्टिकल में दिया गया। मतलब कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड अगर दिया जाता है तो उसको क्षमा करने का प्रावधान किस में दिया गया है? 72 में। और कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है और उसको आजीवन कारावास में कौन परिवर्तित करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, इस बात का निर्णय कि क्या किसी संसद में अनर्हता मतलब कि उसके लिए एलिजिबल नहीं हो को प्राप्त कर लिया है राष्ट्रपति प्रधान मंत्रिमंडल के परामर्श पर नहीं करेगा। आर्टिकल 103(2) में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि अध्यादेश वो ला सकता है, किसमें? 123 में, आर्टिकल 123 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी विषय या मामले में उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति कब सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांग सकता है, तो वो किस आर्टिकल में? 143 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, वो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध मतलब कि उनके अगेंस्ट में कोई था ही नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकता है। मतलब कि दंडित नहीं कर सकता है मतलब कि वो डायरेक्ट नहीं पनिश करता है, कोर्ट करती है, इसका ये कहने का मतलब है। और वो माफ़ करना ये करता है लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता है, बस यही है चीज़ें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त की। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारी करता है। मतलब कि प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रह सकता है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 76 में, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहे तो नहीं रह सकता है। कुल मिलाकर के ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। एक क्वेश्चन पूछता है हम लोगों में। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक ये जो क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए महान्यायवादी भाग ले सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर पार्लियामेंट में कोई काम हो रहा है, कोई कार्यवाही चल रही है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट भी नहीं कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब एक तरह से आप देख हो सकते हो। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। एक इसमें दिया गया आर्टिकल 155 में दिया गया है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति जिस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है ना, उसको कभी भी चाहे तो हटा सकता है उसके पद से। कुल मिलाकर के ये तो राज्यपाल को भी वो ही चुनता है, मतलब कहता है कि आगे आप राज्यपाल होंगे तो उसका राइट है कि वो उसको हटाए। और एक इसमें दिया गया आर्टिकल 156 क्लास 1 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। मतलब एडवोकेट जनरल जो होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। कौन नियुक्त करता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक इसमें दिया गया आर्टिकल 165 में, 165 में। फिर अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नियुक्त नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति नियोजन एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 1998 के द्वारा अब राष्ट्रपति का वेतन, हालांकि इसमें अलग दिया गया है वेतन, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। मतलब राज्यपाल पर महाभियोग कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, उसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर
इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यदि संसद अपने पुनः समवेत होने के बाद उसका अनुमोदन या अनानुमोदन नहीं करता है तो वह 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निष्प्रभावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। यह आर्टिकल 113 के अंतर्गत दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 341 में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित मतलब SC ST जो भी इसमें आते हैं उनको रखना, किसको इसमें रखना है, किसको हटाना है, ये सब काम राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारतीय संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। ये मैं फर्स्ट जब लेक्चर सीरीज बनाई थी तो उसमें बताई थी कि 4 कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं जिसमें फंडामेंटल राइट ये 4 हैं जिसको निरस्त कर सकता है राष्ट्रपति आपात में। वो कौन कौन सा आर्टिकल है, कमेंट कीजिएगा किस आर्टिकल को वो निलंबित कर सकता है जो फंडामेंटल में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? 361 क्लॉज 2। फिर आज का लेक्चर ख़त्म, फिर अगले से उपराष्ट्रपति स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में।